नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन डेली देख रहे हैं अपने प्रश्नोत्तर सीरीज शुरू कर रखी है। जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसका अपन प्रश्नोत्तर सीरीज बनाते हैं। हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप तक के संपूर्ण भूगोल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने मिशन में सफल हो सको। हमारा लक्ष्य है प्रत्येक बच्चे तक भूगोल पहुंचे। लेबर असिस्टेंट और फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी जो प्रतिभागी है उनके लिए बहुत ही सुनहरा और शानदार अवसर है, क्योंकि जिस तरह से आरपीसी और कर्मचारी चयन आयोग जिस तरह से क्वेश्चन से पुटअप करता है, सेम उसी प्रकार के क्वेश्चंस जो है टोटल जितने बनते हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आप ज़रूर हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो महत्वपूर्ण फर्स्ट ग्रेड के लिए और लेब असिस्टेंट के लिए दोनों के लिए बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। पहला प्रश्न आज के इस टॉपिक का यदि अपन शुरू करें तो पहला प्रश्न है अपना, लेशन का नाम है खनिज और सेल। तो यहाँ अपन देखेंगे खनिज और सेल में जो पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की प्रकृति का 98% भाग किन तत्वों से बना होता है, यानी भू प्रकृति में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। दूसरा है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तीसरा है एवं दोनों और कोयले। तो 8 प्रकार के तत्व पृथ्वी की प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वही है ऑक्सीजन, ए ऑप्शन ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। ब ऑप्शन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ए और ब दोनों ऑप्शन सही है, इसमें से सही हो जाएगा। ये 8 तत्व ध्यान रखना, ये भू प्रकृति में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अपना, खनिज होता है कार्बनिक व अकार्बनिक, क्रमबद्ध रासायनिक संरचना, निश्चित रासायनिक संरचना, संगठन और ये सभी। तो एक खनिज की विशेषता ये सभी होती है। द ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसमें कार्बनिक अकार्बनिक भी होता है, क्रमबद्ध रासायनिक संरचना होती है, निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है खनिज का, ठीक है ना। तो यही इसकी विशेषताएं हैं। तो ये सभी विशेषताएं खनिज की होती है। तो ये बिल्कुल सभी ऑप्शन सही है इसमें। अगला है, सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटना कहलाता है। सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटना क्या कहलाता है? क्रिस्टल, विदलन, विभंजन और ये सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन जो है, एक निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति विदलन कहलाती है, ठीक है ना, विदलन कहलाती है, ठीक है ना। क्रिस्टल होता है एक निश्चित शेप लेना, अणुओं की संरचना निश्चित होना होता है इसमें। और विभंजन होता है जिसमें बिना किसी शेप के टूटते हैं, अनियमित रूप से टूटते हैं, उसको विभंजन बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सर्वाधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो जिप्सम, क्वार्ट्ज, टोपाज, हीरा। तो कठोरता की यदि बात करें अपन तो सबसे अधिक कठोर इसमें हीरा, ये सबसे अधिक कठोर पाया जाता है। जिप्सम एक प्रकार की मृदा है, क्वार्ट्ज एक प्रकार का खनिज पत्थर है, टोपाज तो इनमें क्रम में है ये, ठीक है ना। तो सबसे अधिक कठोरता इसमें हीरे की, फिर टोपाज की कम, फिर क्वार्ट्ज की उससे कम, फिर जिप्सम की सबसे कम। इन 4 ऑप्शनों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कार्बनिक पदार्थ नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लोहा। देखिए कार्बन जिनमें जो खनिज जो पदार्थ जलते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं वो कार्बनिक होते हैं। तो इसमें लोहा जल करके ऊर्जा नहीं देता, तो यह है ऑप्शन इसमें सही रहेगा। कार्बनिक नहीं है, कोयला कार्बनिक है, पेट्रोल कार्बनिक है और प्राकृतिक गैस भी कार्बनिक है, ठीक है ना। इसमें लोहा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एलोह धातु नहीं है? तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज। एलो है पूछा है, इसमें नहीं है। तो तांबा एलो है, सीसा एलो है, जस्ता एलो है, तो बचा क्या है? मैग्नीज। ये लोह धातु है, ठीक है ना। तो ये एलो है नहीं है, इसमें लोहाज की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधात्विक खनिज है? अधात्विक जिसमें धातु नहीं पाया जाता, गंधक, फास्फेट, नाइट्रेट ये सभी। तो इसमें ये सभी ऑप्शन सही है। गंधक, फास्फेट और नाइट्रेट सभी अधात्विक है, इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। भाई खनिज जो है ना वो धात्विक और अधात्विक, ठीक है, 2 रूप है इसके, धात्विक और अधात्विक। धात्विक जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, धातु की विशेषता उसमें अपने की चमक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दूसरा रूप दिया जा सकता है। अधातु जिसमें कोई चमक नहीं होती, उसको दूसरा रूप नहीं दे सकते, उसको यदि अपन तोड़ेंगे पीटेंगे तो भी उसका यूँ कहेंगे कचरा हो जाएगा, ठीक है ना।
तो जैसे कि अपने नमक है, ठीक, चूना पत्थर है, ये अधात्विक है, ठीक है ना। नाइट्रेट, फास्फेट, गंधक, ये सब अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निर्माण पद्धति के आधार पर शैलों के प्रकार है। तो निर्माण पद्धति के आधार पर शैलों के 3 प्रकार है। ये तीनों ऑप्शन सही इसमें, आग्नेय, अवसादी, कायांत्र। तो ये सभी ऑप्शन सही है। निर्माण पद्धति के आधार पर शैलें 3 तरह की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांत्र शैलें। पेट्रोलॉजी का संबंध है, तो पेट्रोलॉजी का संबंध है मृदा से, सेल से, पादप से। ये सभी इसमें सही ऑप्शन है कि पेट्रोलॉजिस्ट जो होता है वो सेल का ज्ञाता होता है, ठीक है ना। तो ये सेल चट्टानों से संबंधित है, तो ब ऑप्शन सही रहेगा इसमें। कौन सा सही रहेगा? ब ऑप्शन इसमें सही रहेगा। पेट्रोलॉजी संबंध सेल से, चट्टान से। अगला है, इग्निस शब्द लिया गया है। इग्निस शब्द किससे लिया गया? आग्नेय शैल इग्निस से बन रहा है। तो इग्निस शब्द जो है वो किस भाषा का है? तो इसमें ऑप्शन जो अपने हैं लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी और कोई नहीं। तो इसमें कौन सा सही रहेगा? ए ऑप्शन, लैटिन भाषा से लिया गया। इग्निस शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। निम्न में से आग्नेय शैल की विशेषता है, ये अरंध्री होती है, इसमें रंध्र नहीं पाए जाते आग्नेय शैल में। ये रवेदार होती है, ये अत्यंत कठोर होती है। तो ये सभी, तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही है। आग्नेय शैलें रंध्र युक्त नहीं होती, ठीक है। इनमें रवे बन जाते हैं काफ़ी लंबी प्रक्रिया के बाद में। बड़े रवे का मतलब होता है एक बड़ा पिंड जिसकी आकृति सेम होती है, तो बड़े रवे बन जाते हैं और अत्यधिक कठोर भी होती है प्राचीन होने के कारण। तो ये सभी विशेषताएं इसकी सही है। ग्रेनाइट किस प्रकार की आग्नेय शैल है? तो ग्रेनाइट जो है ना वो काफ़ी गहराई में बनती है, ठीक है ना। तो बाह्य, पातालीय, पातालीय, ये सभी तो इसमें सही आंसर है। देखो आग्नेय शैल के 3 प्रकार संरचना के आधार पर है। एक तो होती है पाताल के अंदर, एक होती है मध्यवर्ती भाग में, एक होती है बाह्य भाग में। तो यहाँ आग्नेय शैल पातालीय का उदाहरण है ग्रेनाइट। किसका है? पातालीय। उपपातालीय आग्नेय शैल का प्रकार है, तो इसमें फेकोलित, बैथोलित और शिल। तो ये लावा के जमने से तीनों से संरचनाएं बनती है। तो ये सभी ऑप्शन सही इसमें। उपपातालीय आग्नेय शैल है। फेकोलित, बैथोलित, बैथ यानी गहराई होती है, इसमें बैथ हो गया, यानी बैथोलित पढ़ना हुआ इसको, बैथोलित, ठीक है ना। बैथोलित पढ़ना है इसको। बैथ यानी गहराई होती है, तो बैथोलित, शिल, डाइक, ठीक है ना। और ये सारी कौन सी है? उपपातालीय आग्नेय शैलें, यानी लावा यानी मेग्मा के धरातल के आंतरिक रंध्रों में जमने से निर्मित शैलें होती है, ठीक है, इसलिए ये उपपातालीय। अगला प्रश्न है, ग्रेबो और बेसाल्ट उदाहरण है। तो ग्रेबो और बेसाल्ट किसका उदाहरण है? बेसाल्ट प्रवाह अपन पढ़ते हैं तो धरातल के ऊपर होता है बेसाल्ट प्रवाह। इसका मतलब ये किस शैल का? आग्नेय शैल के उदाहरण है। ग्रेबो और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण है। बेसाल्ट लावा के जमने से, लिक्विड लावा काफ़ी ज़्यादा फ्लो करता है, काफ़ी धरातल के ऊपर जम जाता है, तो बेसाल्ट प्रवाह कहते हैं। तो आग्नेय शैल बनती है इससे। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्रेबोनाइट, ग्रेबो, टफ पेगमेटाइट आदि आग्नेय शैलें हैं। ये 4 ऑप्शन सही है। ग्रेनाइट, ग्रेबो, टफ पेगमेटाइट, पेगमेटाइट आदि आग्नेय शैल है। बालू का पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, पोटास आदि अवसादी शैल है। नीस, क्वार्टजाइट, संगमरमर, स्लेट आदि कायांत्र शैल है। ये सभी ऑप्शन सही, ठीक है ना। तो इसमें ये सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी ऑप्शन सही है। ग्रेनाइट, ग्रेबो, टफ पेगमेटाइट सभी आग्नेय शैलों के उदाहरण है, ठीक है ना। इसमें और भी आती है जैसे ब्रेशिया, ठीक है, बेसाल्ट आग्नेय शैलों के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अम्लीय शैलों में सिलिका की मात्रा पाई जाती है 65% से अधिक। अम्लीय शैल जिसमें सिलिका की मात्रा के आधार पर तय होता है कि अम्लीय है या क्षारीय, पेठिक है। तो इसमें अम्लीय जिसमें 65% से अधिक सिलिका की मात्रा हो, 50 हो, 45 हो, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें है ए, जिनमें 65% से अधिक सिलिका की मात्रा होती है ना, उन शैलों को अम्लीय शैलों में शामिल किया जाता है, ठीक है। निम्न में से अवसादी शैलों की विशेषता है। अवसादी या परतदार, 2 नाम है इसके। अवसादी कह दो चाहे परतदार कह दो, तो परतदार कह दो चाहे अवसादी। तो निम्न में से अवसादी शैलों की विशेषताएं हैं, ये परतदार होती है, बिल्कुल राइट बात है, नाम इसका परतदार है। इसमें रंध्र होते हैं क्योंकि अवसाद के जमा होने का निर्माण होता है। जहाँ नदियाँ प्रवाहित होकर के मलबा ला करके जमाती है, वहाँ समुद्र के तटीय इलाकों में
नदियों की घाटियों में, और इनमें जीवांश पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। अवसादी शैलों में ही जीवांश पाए जाने के कारण ही कार्बनिक खनिज मिलते हैं, है ना। कोयला, पेट्रोलियम, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस मिलती है। तो ये सभी कथन सही है इसमें, ठीक है ना। सभी विशेषताएं हैं तो इसमें सभी कथन सही हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, सेडिमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन, ग्रीक, फारसी, कोई नहीं। तो इसमें सेडिमेंट शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है। किसका है? लैटिन भाषा का है। अगला है, निर्माण के आधार पर अवसादी शैलों के प्रकार है। अवसादी शैलों के प्रकार निर्माण के आधार पर है। तो यहाँ अपन देखेंगे निर्माण के आधार पर अवसादी शैलों के प्रकार है तो यांत्रिक, कार्बनिक, रासायनिक, ये सभी। तो देखो अवसादी शैली यांत्रिक आधार पर बनती है, कार्बनिक आधार पर बनती है, रासायनिक आधार पर भी बनती है। तो इसमें द ऑप्शन सही है, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। लोइस उदाहरण है किसका? अवसादी शैल का, आग्नेय का, कायांतरिक का, ये सभी। तो भैया जो लोइस जो है वो जमाव होता है, ठीक है ना, भाग लगे मिट्टी के जमाव से बनती है। तो अवसाद के जमाव से बनती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राय पूछा गया है। लोइस किसका उदाहरण है? तो वैसे तो हवा द्वारा निक्षेपित स्थल रूप है, ये ध्यान रखना। और यहाँ यह अवसादी शैल है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय कायंत्रण के प्रकार है। ऊष्मीय कायंत्रण के कितने प्रकार? संपर्क, प्रादेशिक, ये दोनों। इसमें सही ऑप्शन है संपर्क भी होता है। ऊष्मीय कायंत्रण दो प्रकार का होता है, संपर्क और प्रादेशिक। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना, दोनों ऑप्शन सही रहेंगे इसमें। कायांतरित शैलों में कुछ कण खनिज तत्वों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, कहलाता है। तो कुछ कायांतरित शैलों की बात यदि अपन करें तो कुछ कण जो है वो खनिज तत्वों और रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवस्थीकरण है वो क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? पत्रण, विभेदन, बेंडिंग, ये सभी। तो देखो इसमें लिखा है कुछ कण खनिज सतह और रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाने को पत्रण बोलते हैं। क्या कहेंगे इसको? पत्रण कहते हैं भाई। सी ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। कायांतरित शैलों में हल्के व गहरे रंगों के का दिखाई देती हो तो ऐसी संरचना कहलाती है। कायांतरित शैलों में यदि हल्के और गहरे रंग दिखाई देते हो, हल्का और गहरा रंग, ठीक है ना, तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? पत्रण कहते हैं, विभेदन कहते हैं, या बेंडिंग कहते हैं, या सभी ऑप्शन सही है नहीं। इसको जब अलग अलग संरचना में रंगों के आधार पर यदि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कायांतरित शैल का तो उसको बेंडिंग कहते हैं भाई। इसमें बेंडिंग पाई जाती है। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें। ग्रेनाइट के दो प्रमुख लक्षण है, ये सिलिका, एल्यूमिनियम, या ये दोनों, या कोई नहीं। भाई सिलिका के दो प्रमुख लक्षण नहीं कह सकते इसको। यदि सिलिका ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक होंगे भैया, मिसप्रिंट है टाइप वाले की, घटक है, ठीक है। ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है तो सिलिका, एल्यूमिनियम, ये दोनों। तो इसमें दोनों है, सिलिका भी है और एल्यूमिनियम भी। तो सी ऑप्शन सही रहेगा इसमें, ये दोनों। ग्रेनाइट में सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस परिवर्तन से कायांतरण होता है? ताप, दाब, आयतन, या सभी? तो भैया कायांतरण रूपांतरण जो होता है ना वो किससे होता है? ताप परिवर्तन से, दाब परिवर्तन से, आयतन, तीनों से होता है। तो ये सभी ऑप्शन सही रहेगा। ताप, दाब, आयतन के परिवर्तन से शैलों में कायांतरण या रूपांतरण हो जाता है। अगला है, निम्न में से एक तत्व के खनिज नहीं है। स्वर्ण, चांदी, तांबा, माइका। देखो सोना भी एक तत्व है, एक तत्व खनिज में के वैसे तत्व या दो प्रकार है, बहुतत्व है या दो से अधिक तत्वों वाले खनिज, और एक तत्व वाले खनिज जिसमें एक ही तत्व है। तो सोना शुद्ध होता है, उसमें एक तत्व होता है, चांदी शुद्ध होती है, एक ही तत्व होता है, तांबे में एक ही तत्व होता है, लेकिन माइका जो है इसमें विभिन्न तत्व मिले होते हैं। तो इसमें द ऑप्शन सही रहेगा। सोना, चांदी, तांबा तो एक तत्वीय खनिज है, और माइका इसमें बहुत तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, शैलों में पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन व पुनः क्रिस्टलीकरण को हो जाता है। शैल पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन व पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाता है यांत्रिक कायांतरण से, गतिशील कायांतरण से, ऊष्मीय कायांतरण से, और ये सभी। तो पुनः संगठित होना, ठीक है ना, पुनः संगठित होना, रासायनिक परिवर्तन और पुनः क्रिस्टलीकरण होना, ठीक है ना।
तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो होता है, देखो, ऊष्मीयकायन। शेल पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन और पुनः क्रिस्टलीकरण किससे होता है? ऊष्मीयकायन से होता है। ऊष्मीयकायन जब गर्म मैग्मा के संपर्क में शैलें आती है तो ऊष्मा परिवर्तन से उनका जो रूप है वो परिवर्तित होकर के और नए क्रिस्टल बन जाते हैं, उनकी ज्यामितीय संरचना निश्चित चेंज हो जाती है, नई बन जाती है, तो वो ऊष्मीयकायन से ऐसा संभव होता है। तो इसमें ऊष्मीयकायन से रहेगा। शैलों का पुरानी से नवीन शैलों में रूपांतरण क्या कहलाता है? भाई, शैलें टूटती रहती है, बनती रहती है, उनका अपहरण होता रहता है, नीचे दबती रहती है, अवसाद बनता है, पुनः टूटती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक क्रम चलता है जिसको शैलीय चक्र बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन चक्र अपन पढ़ेंगे, नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे, कार्बन चक्र पढ़ेंगे, तो एक प्रकार का ये शैलों का पुनः टूटना, नई बनना, रूप परिवर्तन होना, एक प्रकार से एक सर्किल चलता है जिसको शैलीय चक्र कहा जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित नहीं है। स्लेट सिस्ट, स्लेट से सिस्ट बनता है, ये क्या है? रूपांतरित शैल का उदाहरण है। स्लेट रूपांतरित है, उससे सिस्ट बनती है। सिस्ट का रूपांतरण होकर के फाइलाइट बनती है। कोयले से ग्रेफाइट बनता है, ग्रेफाइट से हीरा बनता है। ये तो क्रम है इनका, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सुमेलित नहीं पूछा है तो चूना पत्थर, इसके आगे स्लेट लिखा है तो ये गलत है इसमें। तो इसमें अलग ऑप्शन भिन्न कौन सा हो गया? द हो गया। तो इसमें सही आंसर तो द हो जाएगा। अलग क्यों है ये? क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि चूना पत्थर से स्लेट नहीं बनता है। चूना पत्थर जो है वो किस में बदलता है? संगमरमर में बदलता है। और अंतिम प्रश्न 30वां है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेबो उदाहरण है किसके? आग्नेय शैल के, अवसाद के या कायन तृतीय के। तो भैया सही ऑप्शन इसका है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो आग्नेय शैल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? आग्नेय शैल के उदाहरण है। तो कुल मिलाकर के ये 30 क्वेश्चन हर एक लेसन के अपने आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर पढ़ें हमारे मिशन ज्योग्राफी के साथ में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं और हमसे जुड़े भैया। आप जुड़ोगे, पढ़ोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, वरना हमारा मनोबल भी धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों करें? आपके लिए करें। इसलिए भैया आपका सहयोग बहुत ही जरूरी है। तो ज़रूर हमारे साथ आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।